देखिए आज धारा 3 पढ़ रहे थे हम। धारा 3 आगे बढ़ेंगे। इसमें 3 जो है हमने क्लॉज इसके पढ़ लिए थे, 31A, 31B और 31C। 31B में जो अपन ने पढ़ा था कि घृणाजनक पदार्थ जो है क्या करता है, खाने पीने के लिए अगर कोई व्यक्ति मजबूर करता है। 31B में हमने पढ़ा था कि घृणाजनक पदार्थ जो है उसके प्रवेश द्वार वगैरह पे फेंकता है। और 31C में हमने पढ़ा था कि जो घृणाजनक पदार्थ है उसके पास आस पड़ोस में जो है इकट्ठा अगर करता है कोई व्यक्ति तो इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध माना जाता है। अब अपन आगे देखेंगे उसमें 31D। 31D है ये। इसमें आपको याद रखना कि जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। इतना सा याद रखना है, जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा या अर्धनग्न घुमाएगा। ठीक है, ये घटनाएं अधिकतर होती रहती हैं तो इसीलिए ये भी क्लॉज जोड़ा गया है कि जूतों की माला, अगर कोई एससी एसटी का सदस्य नहीं है वो किसी एससी एसटी के सदस्य को जूतों की माला पहनाता है, जो कहते हैं ना परेड वगैरह निकालना, या नग्न कपड़े उतार के या आधे कपड़े फाड़ फूड़ के घुमाना, तो वो भी जो है इस धारा के अधीन यानी धारा 3 के अधीन क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। इसके बाद है 3। अब ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं, ये सारी चीजें इसीलिए लिख रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं कि केवल इतना पूछे कि धारा 3 से तहत दंडनीय अपराध तो पनिशमेंट तो पूछते ही हैं, इसके अलावा पर्टिकुलर इस तरीके से भी पूछते हैं कि 31D में क्या है, 31E में क्या है ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए ई कहता है कपड़े उतारना। ई में क्या क्या आता है, कपड़े उतारता है, कपड़े उतारना। इसके अलावा बलपूर्वक मुंडन करना, बलपूर्वक मुंडन, मुंडन मतलब बाल बनाना, बाल साफ कर देना। मूछें हटाना, मूछें कई लोग रखते हैं तो हटा देना। चेहरे या शरीर को पोतना, या शरीर को पोतना, मतलब कोई कागज वगैरह जो पोंछती जाती ना, स्याही वगैरह फेंकती जाती, वो सब इसी में आएगा। या अन्य कार्य जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो, या अन्य कार्य जो मानव गरिमा के खिलाफ हो। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोई ऐसा कार्य जो मानव गरिमा के खिलाफ हो। अब मानव गरिमा के खिलाफ तो आप जानते हैं कौन कौन से काम हो सकते हैं, किसी के कपड़े उतार देना, किसी के सिर मुंड देना, उसकी मूछें हटा देना, ये सब कार्य कैसे हैं, जो मानव गरिमा के खिलाफ। तो इनमें से कोई भी कार्य करता है तो वो भी जो है इस धारा के अधीन क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ई के बाद आता है F, 31F। ये सारे याद रखने हैं आपको। यही धारा है जो है इस अधिनियम में, इस एक्ट में जो भी है वो यही धारा है। तो इस धारा को याद कर लिया तो आपका एक्ट पूरा अच्छा हो जाता है। ठीक है, आगे याद रखेंगे एफ में, भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या खेती करेगा या अंतरित करा लेगा। भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा मतलब एससी एसटी की कोई भूमि है वो खुद उसको अपने उपयोग में ले लेगा, मतलब भूमि एससी एसटी की और उपयोग खुद करेगा उस पे, इस तरीके का है। भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या खेती करेगा या अंतरित करा लेगा, या खेती करेगा या अंतरित करा लेगा। ठीक है,
तो इस तरीके का अगर कोई अपराध करता है तो वो भी धारा 3 के अधीन अपराध माना जाएगा। तो देखिए अपन पहले भी आप जानते हो कोई भी अगर SC ST का व्यक्ति है तो उससे डायरेक्ट भूमि नहीं खरीदी जा सकती है ना, उसमें अपन पढ़ते हैं अलग से कि उसमें कलेक्टर की अनुमति होती है, फिर जाके वो भूमि बिकती है ना। SC ST OBC SC ST OBC सॉरी SC ST के जो लोग होते हैं उनकी जो भूमि अंतरित जो भूमि होती है उन्हें डायरेक्ट नहीं खरीद सकते आप उनसे, है ना। अगर कैसी भूमि, लेकिन अंतरित भूमि के बारे में कह रहा है, जो अंतरित भूमियां होती है उनके बारे में। ये क्या कह रहा है कि जो भी SC ST की भूमि थी, अगर उस भूमि को कोई व्यक्ति जो उसकी भूमि है खुद अधिभोग में ले लेता है, मतलब खुद उसका इस्तेमाल करता है या खुद उस पर खेती करता है, उसको नहीं करने देता है या उसको अंतरित करा देता है जबरन, तो वो भी धारा 3 के तहत क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। F के बाद आता है जी। जी कहता है, जी भी भूमि से ही संबंधित है, भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा। देखिए दोनों सेम एक से हैं, भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा, ये याद रखेंगे, बेकब्जा करेगा। ठीक है, बेकब्जा करेगा या सिंचाई वन अधिकार के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा, या सिंचाई या वन उपयोग के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, या उसे ले जाएगा, या उसे हस्तक्षेप करेगा, या फसल नष्ट करेगा, या उसे ले जाएगा। फसल नष्ट करना भी है, या फसल नष्ट करेगा या उसे ले जाएगा। किसको, फसल को। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, क्या करेगा, देखिए दोनों भूमि से संबंधित है F और G। पहले क्या करा उसने, बेकब्जा कर दिया, मतलब सॉरी पहले अधिभोग में ले लिया। जो SC ST की भूमि थी उसको क्या किया उसने, अधिभोग में अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद क्या करा, उसको बेकब्जा कर दिया। इस तरीके से याद रखोगे, याद रहेगा। F में सबसे पहले क्या किया उसने, उसकी भूमि को अधिभोग में ले लिया, अधिभोग में लेने के बाद फिर क्या किया, उसको उसकी भूमि से हटा दिया, यानी बेकब्जा कर दिया। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि पहले अधिभोग में लेता है, उसके बाद उसकी भूमि से उसको बेकब्जा कर देता है। और या फिर ये लिखा है सिंचाई के अधिकार होते हैं, वन अधिकार होते हैं, उनमें हस्तक्षेप करता, उनको इस्तेमाल नहीं करने देता, उसकी फसल को नष्ट कर देता है, या उसकी फसल उसने जो भी बोई वो खुद उठा के ले जाता है, तो वो इस धारा के अधीन अपराध होते हैं। ये दोनों भी लगभग एक से, इन दोनों का जोड़ा बना के याद कर सकते हैं, डी और ई। ये क्या कहता है, वही क्या कहते हैं, जूतों की माला वगैरह पहना के नग्न करके वगैरह घुमाता है, उसके बाद कैसा काम करता है, वही मुंडन वगैरह करके, या ऐसा कोई काम जो मानव गरिमा के खिलाफ है करता है। तो ये दोनों का जोड़ा बना के याद कर सकते हैं, डी और ई, और एफ और जी। ठीक है, इस तरीके से जोड़े बना के याद कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 3(1) जी के बाद आता है आपका एच। एच क्या कहता है, एच कहता है बेगार करने के लिए अनिवार्य सेवा से भिन्न। क्या कह रहा है, बेगार करने, ये शब्द एक ही शब्द याद रखना है इसमें, बेगार। बस बेगार का मतलब होता है काम ना कराना किसी को। बेगार करने के लिए, करने के लिए अनिवार्य श्रम से भिन्न। ये अनिवार्य श्रम से भिन्न का क्या मतलब है, अभी पुण्य से भी समझेंगे। अनिवार्य श्रम से भिन्न मतलब इसको छोड़कर, जहां अनिवार्य श्रम है उसको छोड़कर, अनिवार्य श्रम से भिन्न बलात् श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब है जबरन मजदूरी कराएगा। बलात् श्रम या बंधुआ श्रम
बंधुआ, एक मिनट, बंधुआ श्रम कराएगा, ठीक है। बंधुआ श्रम कराने के लिए तैयार करेगा या कराएगा, ठीक है, इतना ही बहुत है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी व्यक्ति को बेगार करने के लिए अनिवार्य श्रम से भिन्न बलात् श्रम या बंधुआ श्रम कराएगा या उसके लिए तैयार करेगा। बेगार श्रम से अनिवार्य, अनिवार्य श्रम का क्या मतलब होता है, अनिवार्य श्रम का मतलब ये होता है कई बार जो है सरकार अनिवार्य श्रम घोषित करती है कि भैया उसमें जात नहीं देखती सरकार कि भाई कौन सी जात का है क्या है। सरकार ने कह दिया कि भाई यहाँ पे सबके, हम गांव वालों के लिए मान लो रोड बना रहे हैं, हम पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन बस इतना है कि लेबर का जो काम होगा आप खुद ही करोगे अब गांव वाले, तो वो अनिवार्य श्रम हो गया है ना। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे उस बात में बात लागू नहीं हुई। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम एससी के हिसाब से करा रहे हो, नहीं, वो सभी के लिए रहता है, कोई भी हो, है ना। आप अपना काम करो, खर्चा हम दे रहे हैं, बाकी तुम सब कर लो अपना। तो उसको छोड़ के जो अनिवार्य श्रम है, जो उसको लादा गया है कि करना है, उसको छोड़ के बाकी अगर कोई व्यक्ति किसी भले ही एससी एसटी का सदस्य है और उससे जो है जबरन श्रम कराता है, या बंधुआ मजदूरी, तो आप जानते ही हैं कि भाई उसमें क्या होता है, बंधुआ मजदूरी में लोग रख लेते हैं, पैसे वैसे देते नहीं, बस खाने पीने का देते रहते हैं और काम कराते रहते हैं जिंदगी भर। तो बंधुआ श्रम वगैरह कराएगा तो भी वो जो इस धारा के अधीन क्या होगा, दोषी माना जाएगा, जो व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है। अब इसके बाद आता है एच के बाद आई। आई कहता है कि मानव पशु शवों की अंत्येष्टि ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। मानव पशु, मानव या कह लीजिए पशु शवों को, मतलब मुर्दों को, चाहे वो मानव का हो या फिर पशु का हो, डेड बॉडी जो कहते हैं, मानव पशु शवों की अंत्येष्टि ले जाने, अंत्येष्टि ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए मजबूर करेगा। मजबूर करेगा या विवश करेगा, विवश करेगा। मतलब जबरन किसी से, अगर कोई एससी एसटी का सदस्य कि भाई तुम ले जाओ, ये सब पशु मर गया तुम ही लेके जाओगे, या कोई मानव पशु की अंत्येष्टि ले जाने के लिए मजबूर करेगा, या कब्रों की। देखिए कोई व्यक्ति अगर अपना इस तरीके का काम करता है तो वो बात अलग होती है, वो बात अलग होती है कि मान लो कोई एससी एसटी का सदस्य वो यही काम करता है, पशुओं को ले जाता है, मानव की अंत्येष्टि ले जाता है, कब्रों को खोदता है, तो वो कोई बात नहीं है, वो अपराध नहीं है, वो काम करता है, आप उसको पैसे दो वो करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं करता हो या नहीं करना चाहता और आप उससे जबरन कराते हो, तो फिर वो इस धारा के अधीन क्या होगा, अपराध माना जाएगा। ये कब है ये बात, ये सब बातें तब है जब आप जबरन कराते हो, ठीक है। अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो अपराध नहीं होता, लेकिन आप उसको इस वजह से कराते हो कि वो एससी एसटी का है और तुम्ही को करना है, तो फिर वो अपराध हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा इसीलिए नहीं, कहीं कभी कोई काम कर रहा हो आपको कि भाई हमने एक्ट पढ़ा बोले उससे नहीं कराए, वो करता है तो बात अलग है, उसको पैसे दो वो करेगा। लेकिन अगर कोई से जबरन कराते हो आप, तो वो इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा, ठीक है, इतना याद रखेंगे। आई के बाद आता है जे। जे कहता है हाथ से सफाई करने के लिए विवश करेगा या नियोजित करेगा। हाथ से सफाई करने के लिए क्या करेगा, विवश करेगा विवश करेगा या नियोजित करेगा। नियोजित करेगा, दोनों के लिए इसमें अपराध है कि किसी एससी एसटी के सदस्य को आप कह रहे हो कि अपने हाथों से ही सफाई करो, इसके लिए आप विवश करे को नहीं, हाथों से ही करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। या फिर उसको नियोजित कर लेता है कि नहीं, हाथों से ये भी गंदगी वगैरह होती है उसको आप सफाई करोगे, अपने हाथों का ही इस्तेमाल करोगे, हाथों से ही करोगे, तो वो भी जो है इस धारा के, मतलब इसमें भी जबरन की बात है कि जबरन कराते हो उससे कहते हैं कि नहीं हाथों से करना पड़ेगा, तो इस धारा के अधीन क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। जे के बाद आता है आपका के।
के कहता है देवदासी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। के देवदासी या वैसी ही प्रथा को निष्पादित या संवर्धित करेगा। देवदासी, देवदासी या वैसी ही प्रथा, प्रथा को निष्पादित या संवर्धित करेगा। निष्पादित या संवर्धित करेगा। ठीक है, तो ये SC ST के लिए स्पेशली जोड़ा गया है। वैसे तो देवदासी प्रथा वैसे ही अपराध है, सब वो भले ही किसी भी कास्ट में, उसमें कास्ट की बात नहीं आती, लेकिन अगर वो देवदासी प्रथा अगर आप किसी SC ST की महिला के खिलाफ करते हैं तो वो फिर इस धारा के अधीन, ये धारा मतलब जो देवदासी एक्ट है अलग से, उसके तहत तो आप दोषी होंगे ही होंगे, साथ में ये भी लग जाएगा। अगर कोई SC ST महिला है और उसके साथ अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की देवदासी प्रथा की बात करता है या देवदासी कराता है, उसको देवदासी बनाता है जबरन, तो फिर SC ST भी लगेगा। देवदासी वैसे ही अपराध है ना। देवदासी प्रथा सभी जानते हैं। देवदासी प्रथा क्या अपने यहाँ कम चलन है, साउथ में इसका ज्यादा चलन था। देवदासी में कुछ नहीं, लड़कियां जो कुंवारी लड़कियों को रख लेते हैं ये मंदिरों में, मठ में, ये कह के कि ये ईश्वर की पत्नियां हैं, और उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, वही प्रथा देवदासी प्रथा कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रथा अगर यहाँ करता है कोई व्यक्ति SC ST के खिलाफ, तो उसको इस एक्ट के तहत भी दोषी माना जाएगा। वो वैसे दोषी तो होगा ही होगा, क्योंकि देवदासी प्रथा अपने आप में क्या है, अपराध है। अब रोक है पूरी तरीके से इस पे, तो ये प्रथा क्या है, रोक है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे आप इसको भी। अब देखिए आगे, के बाद आता है L, 3(1)L। 3(1) जो L है, ये कहता है मतदान ना करने, ये मतदान चल रहा है अभी आपका, उसी के बारे में है कि मतदान ना करने। ठीक है, मतदान ना करने या किसी विशिष्ट व्यक्ति को मतदान करने। एक तो कह रहा है कि भाई मतदान ही मत करो, वोट ही डालने मत जाओ। दूसरा कह रहा है या किसी व्यक्ति विशेष, या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहा है कि भैया व्यक्ति विशेष को या विशिष्ट व्यक्ति को मतदान करने, को मतदान करने, किसी व्यक्ति विशेष को मतदान करने मतलब किसी व्यक्ति के पक्ष में, कि फलाना व्यक्ति, उसको ही तुम्हें वोट जो है डालना है। मतदान करने या विधिक प्रक्रिया से अन्यथा, या विधिक प्रक्रिया से अन्यथा, विधिक प्रक्रिया से अन्यथा। अन्यथा विधिक प्रक्रिया का क्या मतलब, कि देखिए विधिक प्रक्रिया अगर रोकती है तो वो बात तो अलग है, कि अगर कोई लीगली ऐसा मैटर है कि आप वोट नहीं डाल सकते भले ही SC ST के, तो वो बात अलग है, उसको छोड़ दिया जाए। बाकी अन्यथा, अन्यथा मतलब इसको छोड़कर मतदान करने या आवेदन फाइल करने, मतदान करने या आवेदन फाइल करने, दोनों बातें आ गई इसमें। एक तो मतदान करने से रोक रहा है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति फॉर्म सबमिट करना चाहता है, खुद लड़ना चाहता है, उसको करने से भी रोक रहा है ना। आवेदन फाइल करने या आवेदन वापस लेने, या आवेदन वापस लेने, मतलब उसने आवेदन कर दिया था तो कह रहे हो अपना फॉर्म वापस ले लो। एक तो कह रहे हैं कि मतदान ही मत करो, या कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान करो, या उसको जो है आवेदन करने से, फाइल करने से रोक रहे हैं, या मान लो उसने पहले आवेदन कर दिया है तो कह रहे हैं कि अपना आवेदन जो है वापस ले लो। ठीक है, वापस लेने या अपने किसी व्यक्ति का समर्थन ना करने, या अब ये देखिए, या अपने किसी व्यक्ति का समर्थन ना करने। ये क्या कह रहा है, समर्थन ना करने,
ये कह रहा है कि मान लो कोई SC ST का व्यक्ति, वो कोई किसी व्यक्ति विशेष को मान लो समर्थन करता है, उसका सपोर्ट करता है, तो ये कह रहे हैं कि भैया आप उसको सपोर्ट मत करो, आप उसका सहायता मत करो। जैसे हर लोग होते हैं ना, कोई एक हो सकता है किसी की कोई पसंद हो, तो ये वो कह रहे हैं कि भैया आप उसका समर्थन ना करिए, उसका जो है साथ नहीं दीजिए। के लिए मजबूर, अभित्रस्त या निवारित करेगा। के लिए मजबूर, अभित्रस्त त्रस्त या निवारित करेगा। मतलब सारे काम आ गए इलेक्शन के इसमें, कि ना तो वोट डालने दे रहा है ना, ना आवेदन करने दे रहा है, और अगर आवेदन कर दिया है तो आवेदन वापस लेने की बात कह रहा है, किसी का समर्थन करना भी नहीं दे रहा है ना। तो इस तरीके के अगर पूरे अपराध करता है, मतदान वाले जो भी अपराध करता है, तो वो धारा 3(1)L में क्या होता है, दोषी माना जाता है। इसके अलावा ये भी लगभग मतदानों से ही संबंधित है कि जो 3L के बाद M जो आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतदान पूछा जाता है मतदान वाला है। इसके बाद आता है 3(1)M, ये पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में कहता है। पंचायत ये नया इसीलिए जुड़ा है, आपने सुनी होगी घटना, इसलिए पंचायत या नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष पंचायत या नगर पालिका के अध्यक्ष या सदस्य, दोनों हैं, अध्यक्ष या सदस्य, सदस्य को, सदस्य यदि वह सदस्य को, सदस्य यदि वह काय का है, अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है। कौन सदस्य है, अनुसूचित जाति का। जो नगर पालिका का अध्यक्ष है या सदस्य है वो SC ST का है, इसके बारे में कह रहा है। SC ST का है, कर्तव्य और कृत्यों को करने से रोकता, कर्तव्य और कृत्यों को करने से रोकना। ये सरकार ने अभी जोड़ा है, जो संशोधन करने के बाद आपने सुना होगा क्या हो गया, SC ST का कोई अध्यक्ष बन जाता है या कोई सदस्य बन जाता है नगर पालिका में, नगर निगम में, पंचायतों में, तो वहां आपने सुना होगा कि भाई वो अध्यक्ष SC ST का, तो उसको काम नहीं करने दे रहे। तो उसी के लिए सरकार ने बोला कि भाई ये भी अपराध है, अगर कोई SC ST का जो है नगर पालिका नगर निगम में अध्यक्ष वगैरह बन जाता है, और आप वहाँ पंचायतों में अधिकतर मोस्टली यहाँ होता है, हाँ, नगर पालिका को भी इसमें शामिल कर लिया, तो पंचायत नगर पालिका में जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता है कि वो SC ST का है, तो फिर उसको भी बोले SC ST के तहत क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ठीक है। 3(1)M के बाद आता है N। N कहता है मतदान के बाद। देखिए ये मतदान था, अब जो N आ रहा है, ये मतदान के बाद की बात कह रहा है कि जब मतदान होने के बाद, ये मतदान के समय है, मतदान के समय, और ये क्या है, मतदान के बाद। N ये कह रहा है मतदान के बाद, मतदान के बाद, ये बाद की प्रक्रिया है कि भाई मतदान हो गया, मतदान के बाद हमला, घोर उपपत्ति, हमला, घोर उपपत्ति, हमला, घोर उपपत्ति, सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, ये उसका रिजल्ट है, काय का, मतदान की बात ना मानने का रिजल्ट है। आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देना, करने की धमकी देना। ये कह रहा है कि भैया तुमने हमारी बात नहीं मानी, ये वाली जो ऊपर कहा,
ये बात नहीं मानी तो बाद में देख लेंगे, तुम्हें चुनाव के बाद देखेंगे, फिर तुम्हें चुनाव के बाद अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो चुनाव के बाद देख लेंगे। वो वाली बात कह रहा है, एक तरीके से धमकी दे रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम पे हमला करेंगे, टांगे तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, और समाज में उठना बैठना बंद कर देंगे। मतलब एक तरीके से धमकी दे रहा है। तो धमकी देता है कि मतदान के बाद अगर आपने मतलब मतदान के समय जो भी काम कराने के लिए वो कह रहा था और आप नहीं करते हो तो उसके बाद हम देखेंगे, चुनाव निपट जाने दो फिर हम देखेंगे। ये भी सुना होगा आपने, जो लोग गाँव से जुड़े होंगे, क्योंकि मोस्टली गाँव में होती रहती है ये चीजें, अभी भी होती है ना। तो आपने सुना होगा कि भैया मतदान करिए नहीं तो हम देख लेंगे, तो ठीक है, वही वाली बात है इसमें। अब आता है एन के बाद ओ। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों मतदान है। ये चुनाव के समय की बात कह रहा है और ये चुनाव के बाद की बात कह रहा है, बस इतना सा अंतर है। ये तीनों इसका भी एक साथ जोड़ा, ये भी चुनाव से ही संबंधित है तीनों चीजें, ठीक है। बस बीच में ये आपका ये अध्यक्ष वगैरह आ जाते हैं, बाकी ये तीनों एक साथ है। इसके बाद आता है ये भी मतदान से चौथा ओ, विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने या न करने पर उसके विरुद्ध कोई अपराध करेगा। ये अपराध इसी का बड़ा हुआ रूप है। ये धमकी थी और धमकी का बड़ा हुआ रूप है ओ। ये क्या कह रहा है, विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में, विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में, विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने या न करने पर, मतदान करने या न करने पर, करने या ना करने पर उसके विरुद्ध कोई अपराध करेगा। उसके विरुद्ध का मतलब किसके विरुद्ध, एससी एसटी के व्यक्ति के विरुद्ध, उसके विरुद्ध विरुद्ध कोई अपराध करेगा। ठीक है, ये इसी का बड़ा हुआ रूप है। यहाँ तो धमकी दे दिया, पहले धमकी दे दिया होगा कि भाई ऐसा करोगे तो हम ये करेंगे। अब धमकी दे दिया तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा ना, तो ये इसमें ओ में पूरा किया। क्या कह रहा है कि विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में, देखिए दो मतदान करने या ना करने दोनों बात इसीलिए आ रहे हैं कि या तो आपने ये कहा होगा कि उसके पक्ष में मतदान करें, या ये कहा होगा कि मतदान ना करें, और उसने आपके विरोध में बात करी। आपने कहा था नहीं करना, उसने कर दिया, या आपने कहा था करना, उसने नहीं करा, है ना, दोनों बातें हो गई। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, उसकी जो व्यक्ति एससी एसटी का सदस्य नहीं था, उस व्यक्ति को क्रोध आता है या मान लीजिए गुस्से में क्या किया उसने, एससी एसटी का जो सदस्य है उसके विरुद्ध क्या किया, अपराध किया, तो वो इस धारा के अधीन यानी धारा 3 के अधीन क्या होगा, दोषी माना जाएगा। इसके बाद आता है पी 3(1) का ओ के बाद पी। पी क्या कहता है, पी कहता है मिथ्या या दोषपूर्ण या तंग करने वाली दांडिक या अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखना, ये पूछा जाता है। मिथ्या या तंग करने वाली, मिथ्या या तंग करने वाली, तंग करने वाली है, विदेशपूर्ण भी था, ठीक है। मिथ्या या तंग करने वाली दांडिक या अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित करेगा। दांडिक या अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित करेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति एससी एसटी का है और जबरन उसकी शिकायत करते हैं, झूठी शिकायत करते हैं, शिकायत झूठी क्यों कर रहे हैं, ताकि वो व्यक्ति परेशान हो, उसको परेशान किया जाए, है ना। नॉर्मली अपन कर देते हैं ना, कई लोग आपस में दुश्मनी बोले इसकी झूठी शिकायत करते हैं, अब सख्त सिखाते हैं, वही बात है। बस अंतर ये आ रहा है कि यहाँ एससी एसटी के खिलाफ कर रहे हैं आप वो काम। अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति एससी एसटी का है और उसकी झूठी शिकायत कर देते हैं, और वो भी किस उद्देश्य से कि भाई पुलिस आएगी, पकड़ेगी, ले जाएगी, परेशान होगा, मजा आएगा, तो वो मजा लेने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी अपराध माना जाएगा अगर वो अपराध आप एससी एसटी के व्यक्ति के खिलाफ करते हैं, झूठी उसकी शिकायत कराते हैं, झूठी उसकी जानकारी देते हैं उसके बारे में, है ना। तो ये सब भी अपराध माना जाएगा। इसी का आगे है लोक सेवक का है इसमें 3(1) पी क्यू क्यू।
क्यों आएगा? ये कहता है लोक सेवक को मिथ्या सूचना देगा ताकि वह अपराधी ताकि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सके। लोक सेवक को लोक सेवक को मिथ्या मिथ्या जानकारी देगा देगा ताकि वह अपनी शक्ति का अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। क्या मतलब है इसका? इस दोनों में अंतर क्या है भाई? ये तो था दांडिक कार्रवाई संस्थित कर देना, लिखित में एफआईआर वगैरह जो दर्ज करा दिया, अपने मुकदमा डाल दिया किसी के लिए, वो हो गया। ये कह रहा है लोक सेवक को झूठी शिकायत, इंफॉर्मेशन दे दी, अब वो किसी भी हो सकती, जानकारी दे दी, है ना, जरूरी नहीं कि वो अपराध के बारे में, किसी और चीज के बारे में हो सकता है कि भैया इन्होंने बोले हमारी जमीन कब्जा कर ली, या एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, सिविल मैटर भी हो सकता है। तो आपने लोक सेवक को झूठी जानकारी दे दी उनके बारे में, और लोक सेवक तो स्वाभाविक सी बात है, जब लोक सेवक को जानकारी मिलेगी तो वो क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा। जब वो एक्शन लेगा, चूंकि एक्शन गलत ले रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। तो इस प्रकार की अगर आप शिकायत करते हो ताकि लोक सेवक जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, तो वो भी जो है इस धारा में क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। कुल मिला के झूठी शिकायत करना और लोक सेवक की जो शक्ति थी उसका दुरुपयोग कराना, वो भी इस धारा के अधीन क्या है, अपराध है। जी के बाद आता है आपका, सॉरी जी नहीं है, क्यू। क्यू के बाद आता है आर। आर आता है, आर कहता है लोक दृष्टि में आने वाली किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा। लोक दृष्टि स्थान पर, सीधा लिख लीजिए, लोक दृष्टि स्थान पर क्या करेगा, अपमानित करेगा। इतना पर्याप्त है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये शब्द लोक दृष्टि। लोक दृष्टि वाले स्थान पर क्या करता है, किसी व्यक्ति को अपमानित या अभित्रस्त करता है। तो स्थान कैसा होना चाहिए, लोक दृष्टि। अगर कोई एससी एसटी का व्यक्ति ये कहता है कि साहब उसे जातिगत संबोधन करके गाली गलौज की, तो उसमें यही प्रश्न बनता है, क्या वैसा स्थान लोक स्थान था? तो इसमें जो बनता है केस, तो इसमें जो है जज जब डिसीजन करता है तो वो यही शब्द इस्तेमाल होते हैं। जब आप जजमेंट लिखते हो तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी होती है, उनमें आपको लिखना होता है कि भाई जहां गाली दी गई क्या वो स्थान लोक स्थान था। यदि लोक स्थान था तो वहां कोई व्यक्ति मौजूद था जिसने वो देखा, तो ये सारी चीजें बनती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या लोक स्थान था, तो जरूरी है लोक स्थान होना, है ना, लोक स्थान था। इसीलिए आपने देख, अब आप कहो कैसे, कई बार तो लोग बाग जो लिखाते हैं वो ये भी लिखाते हैं कि फलाना व्यक्ति खड़ा था, उसने सुना। लोक स्थान का मतलब क्या है, दूसरा कोई सुनने वाला हो, ऐसा। लोक स्थान का मतलब ये नहीं कि भी सड़क ही होगी तो ही लोक स्थान होगा। लोक स्थान का मतलब ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति सुनता है, आप किसी से कह रहे हो और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, तो वो लोक स्थान ही हो गया, ठीक है। जहाँ चार लोग सुन सकते हैं, जहाँ एक आदमी भी सुन सकता है, हमने आपसे कुछ कहा और दूसरा आदमी सुन रहा है, तो वो लोक स्थान, ठीक है। लोक स्थान का मतलब ये नहीं होता कि केवल सड़क होगी तभी लोक स्थान होगा, या कोई पार्क होगा, घर में दे दिया तो क्या लोग, घर में दे दिया, अगर दो लोग मान लीजिए कोई कुछ लोग आए हुए हैं और आप उनके सामने दे रहे हो, तो फिर भैया वो तो लोक स्थान में वो भी आ जाएगा कि लोगों ने देखा ना। तो लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान सॉरी, लोक लोक स्थान की जगह लोक दृष्टि में आने वाले लिखना था। लोक दृष्टि लिख सकते हैं उसको, सही शब्द उसका कि लोक दृष्टि। तो लोक दृष्टि वाले स्थान जहां पे लोग देख सकते हैं, चार लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे ही लोक दृष्टि वाला स्थान हो सकता है, ठीक है। आगे लिखेंगे आर। आर हो गया था, उसके बाद है सेक्शन 3(1) एस। एस आएगा। एस क्या कहता है? एस कहता है लोक दृष्टि में आने वाले स्थान में गाली गलौज करेगा। ये गाली गलौज को स्पेशली अलग से लिखती है, लोक दृष्टि में आने वाले स्थान, इसमें स्पष्ट लिख दिया गाली गलौज स्थान पर क्या करेगा, गाली गलौज करेगा।
मगर आप जानते हैं कि कोई SC ST का है और 4 लोग सुन रहे हैं उसके सामने उसको गाली देते हैं, है ना, लोक दृष्टि में, तो ये दोनों लगभग एक से हैं, आपका R और S। ये अपमानित कर रहा था पहले और अब अपमानित करके, अब देखो कोई व्यक्ति अगर अपमानित करता है तो फिर गाली गलौज भी करता है ना, दोनों बातें वैसे एक साथ ही होती हैं, अपमानित और गाली गलौज एक ही साथ चलती है। तो पहले अपमानित कर रहा, फिर गाली गलौज भी कर रहा संग में, है ना। तो R और S एक साथ, इनको भी याद रखना है आपको, R और S, ठीक है। अब ये आगे देखिए क्या कहता है, 3 1 S के बाद क्या आता है, T। टी क्या कहता है, धार्मिक या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा या हानि पहुंचाएगा या अपमानित करेगा। ये धार्मिक बातें आ गई। अब या धार्मिक या क्या कह रहा है, अति श्रद्धा से ज्ञात, अति श्रद्धा से ज्ञात, मतलब कोई रिस्पेक्टेड चीज हो सकती, कोई धार्मिक चीज हो सकती किसी समुदाय विशेष की, वो भी SC ST की, श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को, याद किसी वस्तु को क्या कर रहा है, ये नष्ट करेगा या हानि पहुंचाएगा, वस्तु को नष्ट करेगा या हानि पहुंचाएगा। ऐसी कोई वस्तु है SC ST की जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है या उनकी श्रद्धा से जुड़ी हुई है, ऐसी वस्तु को क्या करता है, नष्ट करता है, हानि पहुंचाता है या अपवित्र करता है, तीनों चीजें हैं, या अपवित्र करता है, अपवित्र, एक मिनट, अपवित्र करता है, अपवित्र करता है, तीनों चीजें आ गई ना, हानि पहुंचाता है, नष्ट करता है या अपवित्र करता है। धार्मिक भावना से जुड़ी हुई कोई वस्तु या श्रद्धा से ज्ञात कोई वस्तु, श्रद्धा से ज्ञात का मतलब ऐसा उसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति जो पूजता है जिनको, है ना, श्रद्धा के रूप में जानी जाती है कि भाई उनकी श्रद्धा का स्थल है, इस तरीके की अगर कोई वस्तु है उसको कोई व्यक्ति जो है नष्ट वगैरह करता है, हानि पहुंचाता है या अपवित्र करता है, तो वो भी जो है धारा 3 के तहत क्या माना जाएगा, अपराध का दोषी माना जाएगा। अब देखिए सेक्शन आगे आ जाता है 3 1 टी के बाद आता है यू। ये कह रहा है उसके विरुद्ध शत्रुता या घृणा वैमनस्य की भावनाओं को लिखित मौखिक या दृश्य रूपण या अन्य प्रकार से फैलाने का कृत्य करेगा। उनके विरुद्ध, उनके विरुद्ध का मतलब कौन, SC ST वालों के विरुद्ध, उनके विरुद्ध, उनके विरुद्ध क्या कर रहा है, शत्रुता, शत्रुता, घृणा, वैमनस्य, वैमनस्य, एक मिनट, वैमनस्य, वैमनस्य का मतलब होता है दुश्मनी टाइप की फैलाना, आपस में भाईचारा ना रहे, वैमनस्य की भावनाओं, वैमनस्य की भावनाओं को लिखित मौखिक या दृश्य रूपण किसी भी प्रकार से, लिखित भी कर सकता है, मौखिक भी कर सकता है, लिखित मौखिक या दृश्य रूपण, देखने लायक रूपण किसी भी तरीके से, ऐसे माध्यम से कि देखा जा सके, है ना, लिखित में भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, दृश्य रूपण या अन्य प्रकार से फैलाने का कृत्य करेगा, या अन्य प्रकार से फैलाने का कृत्य करेगा, कृत्य करेगा, कृत्य मतलब कार्य करेगा, ठीक। ये क्या कह रहा है कि SC ST वाले जो समुदाय के लोग होते हैं उनके विरुद्ध शत्रुता
आपस में जो भाईचारा होता है ना उसको मिटाने की कोशिश करता है, घृणा फैलाता है कि एक समाज दूसरे समाज से क्या करे, घृणा करे, या आपस में समाज में क्या हो, दुश्मनी की भावना हो। इस प्रकार का लिखित में कर सकता है, मौखिक कर सकता है, या दृश्यरूपण से करता है, तो वो भी जो है इस धारा के अधीन क्या होगा, अपराध माना जाएगा। ठीक, अब देखिए 3(1) यू के बाद आता है वी। वी क्या कहता है? वी कहता है श्रद्धा से माने जाने वाले दिवंगत व्यक्ति, श्रद्धा श्रद्धा से माने जाने वाले दिवंगत व्यक्ति। दिवंगत व्यक्ति का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो परलोक सिधारक हैं, मर चुके हैं, उनके बारे में, है ना, जो श्रद्धा के पात्र थे। ठीक है, तो ऐसा श्रद्धा से माने जाने वाले दिवंगत व्यक्ति का लिखित, मौखिक या अन्य प्रकार से अपमान करेगा। व्यक्ति का, सीधा लिख देता हूं, अपमान करेगा। किसी भी तरीके से कर सकता है अपमान, चाहे वो लिखित रूप में भी कर सकता है, मौखिक रूप में भी कर सकता है, दृश्यरूपण से भी कर सकता है। तो इतना ही पर्याप्त है इसमें कि दिवंगत, श्रद्धा से माने जाने वाले दिवंगत व्यक्ति, या केवल इतना भी याद रख लें तो चल जाएगा कि दिवंगत व्यक्ति का अपमान करेगा, जो मर चुके हैं और जो श्रद्धा के पात्र होते हैं, हर समाज में होते हैं। तो उनमें से ये क्या करता है, उन व्यक्तियों का अपमान करता है, तो वो इस धारा के अधीन क्या माना जाता है, अपराध माना जाता है। इसके बाद आता है, के बाद डब्लू। डब्लू कहता है लैंगिक प्रकृति के, ये महत्वपूर्ण है, किसी कार्य द्वारा स्त्री की सहमति के बिना स्पर्श करेगा या लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों, अंग विक्षेपों का उपयोग करेगा। सीधा लिख लेते हैं इससे, किसी स्त्री के खिलाफ, किसी स्त्री का मतलब SC ST, क्योंकि SC ST पढ़ा ना इसीलिए बार बार नहीं लिख रहे, किसी स्त्री के विरुद्ध, सीधा लिख लेंगे इसे, लैंगिक प्रकृति का, लैंगिक प्रकृति का स्पर्श, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, स्पर्श करेगा। ठीक है, मतलब गलत नियत से छुएगा उसको, सीधा सा सब, सीधी सी बात यही है कि गलत नियत से किसी स्त्री को छूता है, वो भी कैसी स्त्री, SC ST की अगर कोई स्त्री है और गलत नियत से अगर उसे स्पर्श करता है, छूता है, तो वो इस धारा के अधीन क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे कि किसी स्त्री के विरुद्ध अगर लैंगिक प्रकृति का स्पर्श करता है, या कह लीजिए कि गलत नियत से, इस तरीके से ये शब्द भी आता है कि गलत नियत से छूता है, तो इस तरीके से ये शब्द भी पूछा जाता है। तो याद रखें कि गलत नियत से अगर किसी स्त्री को, जो SC ST की है, उसको अगर कोई व्यक्ति छूता है, तो वो किसके अधीन है, 3(1) ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए W के बाद आता है X। X कहता है जलाशय या जल स्रोत को दूषित या गंदा करेगा, ये भी पूछा जाता है। जलाशय या जल स्रोत को गंदा करेगा। अब आप कहोगे भाई जल स्रोत को गंदा कर रहा है तो SC ST वालों का क्या काम, भाई ऐसा जल स्रोत जो SC ST द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो लोग वहां खान हो, देखिए गांव में तो पानी की समस्या होती है, तो जल स्रोत रहते हैं, हो सकता है कोई SC ST के सदस्य हो वहां पे, जो है अपने मतलब जो भी काम होते हैं, पानी के बगैर तो कुछ होता नहीं है, तो जो भी पानी से संबंधित जो भी काम होते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, जो भी है, पशुओं को नहवाना, वो सब ये काम वहां करते हैं। और ये लोग क्या करता है, कोई भी व्यक्ति उस स्रोत को जो है गंदा कर देता है, ताकि वो इस इस्तेमाल में ना लाया जा सके। तो इस तरीके का अगर अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो वो भी जो है धारा 3 के तहत क्या माना जाएगा, अपराध। तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। X के बाद आता है Y। सर Y कहता है सार्वजनिक स्थान या रूढ़ि जन अधिकार के प्रयोग करने से इनकार करेगा, ये भी पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, तीनों पूछे जाते हैं। सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान या रूढ़ि जन अधिकार के प्रयोग से, या जन स्थान के प्रयोग से
सार्वजनिक स्थान या रूढ़िजन अधिकार के प्रयोग से, सॉरी रूढ़िजन स्थान लिख दिया हमने, अधिकार के प्रयोग से, सॉरी अधिकार के प्रयोग से, अधिकार के प्रयोग से, अधिकार के प्रयोग से इनकार करेगा। एक मिनट, कौन आ रहा है? बताइए क्या? यस सर, ये जो इसमें लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ रहे थे 31W, उसमें लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तकर्ता की सहमति। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए, बोलिए। जो 3WB है, उस 3W है, उसमें प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है। इस बात का मतलब नहीं समझी मैं। चलिए मैं मतलब भी समझाता हूँ, मैंने लिखा नहीं, वो कोई नहीं हाँ, जाएगा तो फिर अपराध थोड़ी ना रहता है। सहमति, जो आप रेप की परिभाषा पढ़ते हैं, अगर कोई महिला खुद ही सहमति दे देती है संबंध बनाने के लिए तो फिर वो अपराध नहीं रह जाता ना। इसीलिए वो यस शब्द सर। मैंने लिखा है। अपराध तो तभी होगा जब महिला की सहमति नहीं होगी, है ना। हम्म, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। जी, आवाज आवाज नहीं आ रही है। दे देती है लैंगिक प्रकृति का कोई कार्य करने के लिए तो फिर वो अपराध रह ही नहीं जाता, भले वो SC ST की हो या किसी भी समाज की हो उसका। तो इसीलिए मैंने वो लिखा नहीं सर। तो अगर किसी महिला की अगर अच्छा, सहमति है बनाने के लिए तो फिर वो अपराध नहीं रहता है ना। अगर कोई महिला ठीक। बालिग है, अपनी सहमति से संबंध बनाती तो अपराध नहीं रह जाता। इसीलिए इसीलिए उसमें लिखा है कि सहमति के बिना, अगर कोई स्त्री है और SC ST की है, उसकी सहमति के बगैर उसको स्पर्श करता है तो फिर वो इस धारा के अधीन अपराध होगा। अगर कोई महिला SC ST की है और वो अपनी सहमति दे देती तो फिर वो इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगा। ठीक है, ये है उसका। ओके वो सर। छोटी सी बात है तो इसीलिए लिखा नहीं मैंने, क्योंकि अपराध तो तभी नहीं, होता है ठीक है। सहमति नहीं होती। हाँ जी, अब ठीक बताइए। है सर, थैंक यू। कहाँ थे अपन? 31V, वी है क्या है वो, XY। हाँ, तो क्या था जी, सार्वजनिक स्थान या रूढ़ी जन अधिकार के प्रयोग से इनकार करेगा। ठीक है, तो कोई भी सार्वजनिक स्थान वगैरह है जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, या कोई रूढ़ी जन कोई अधिकार वगैरह है उनको इस्तेमाल करने से इनकार किया जाता है कि भाई तुम SC ST वाले हो, तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो भी जो है इस धारा के अधीन क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। इसके बाद आता है जेट। जेट कहता है गृह निवास या ग्राम छोड़ने के लिए मजबूर करेगा, ये लास्ट का है वैसे। इसके बाद हालांकि जेट के भी कई क्लॉज और जोड़ दिए गए हैं। तो सार्वजनिक जो कह रहा है गृह निवास, ये भी पूछा जाता है। ये लास्ट के जो है ना, ये आपके यहाँ से पूरे, ये पूरे की ये जो पूछे, जो पुराने हैं और पूछे जाते हैं, और ये तो नया जोड़ा है, ये पूछे जाते हैं, कई बार आ चुके हैं। गृह निवास, गृह निवास या ग्राम छोड़ने के लिए, या ग्राम छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में भैया के गांव से ही निकाल दिया। लास्ट में क्या किया, जेड मतलब गांव से निकाल दिया। अंतिम में क्या होता है, आखिरी में वो सब काम कर लिए, अब काम नहीं बचा तो वो क्या करेंगे, बोले घर छोड़ के चले जाओ, गांव छोड़ के चले जाओ। तो लास्ट में आ गया जेड कि गांव छोड़ के लिए क्या कर देता है, मजबूर कर देता है कि भैया अब तो तुम गांव ही छोड़ के चले जाओ। तो इस तरीके का अपराध भी जो है इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। इसके बाद कुछ और इसमें जोड़े गए हैं। ZA है, जैसे कि 31ZA, ये और जोड़ा गया है। ये कहता है भाई कि किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा। किसी रीति से, किसी रीति से, इतना ही याद रखना है इसमें, रीति से, किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा, रोकेगा, बाधित या निवारित करेगा।
ठीक है, किसी रीति से, 1 मिनट, कौन सा है ये, जेड ए, किसी इसमें लिखा है जेड ए में किसी रीति से, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसीलिए, क्योंकि उसमें वही सारी चीजें हैं जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है भाई, कब्रिस्तान, शमशान वही है, नदी, सरिता, कुएं, तालाब, साइकिल, मोटरसाइकिल, आरोहण, जनता या धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रवेश, शैक्षणिक संस्था, अस्पतालों का उपयोग, किसी वृत्ति, व्यवसाय करना। तो इन सारी चीजों को करने से कोई व्यक्ति किसी को रोकता है, इसीलिए मैंने केवल इतना लिखा, हालांकि इसमें बहुत सारा है। तो वो जो पुरानी चीजें थी उन्हीं को निवारित करता है कि भाई अस्पताल जाने से रोक दिया, किसी सार्वजनिक स्थान में जाने से रोक दिया, है ना, पानी कुएं पे पानी लेने से रोक दिया, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये थोड़ा उसी को जो है बढ़ा करके इसमें लिख दिया है। तो अपन ने सीधा लिखा है किसी रीति से बाधित करेगा या निवारित करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको इतना लिखा है। एक बार आप पढ़ लेना, बाकी रीतियां मतलब ये जो ऊपर पढ़ी वही है सब, कि किसी को किसी क्षेत्र में किसी संपत्ति संसाधनों का इस्तेमाल करने, पानी लेने से, है, साइकिल मोटरसाइकिल पर नहीं जाओगे, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। घोड़े पे नहीं चढ़ोगे, सब शोभा यात्रा नहीं निकालोगे, घोड़े पे नहीं चढ़ोगे, वो आपने सुना होगा, वो सब इसी में आ जाएंगे, जेड ए में, ठीक है। इसके अलावा है, इसीलिए अपन ने केवल इतना लिखा है, क्योंकि अपन को थोड़ा सा याद रखना है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा डीप में कुछ नहीं पढ़ना, अपने बस इतना याद रखना है कि जेड ए में है क्या, जेड बी में क्या है, जेड वाई में क्या है, इस तरीके से अपन को याद रखना, और कुछ नहीं। जेड वी जो है वो कहता है जादू टोना या डायन का आरोप लगाकर हानि या मानसिक यात्रा देना। जादू, ये जादू आ गया, तो जादू टोना, गांव के लोग आज भी मानते हैं इनको, जादू टोना या डायन, ठीक है, तीनों आ गया। जादू टोना या डायन का आरोप लगाकर हानि पहुंचाना, ये आपने सुना होगा, क्राइम पेट्रोल में देखा हुआ है, जो बोले डायन है वो मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं गांव में। तो वही घटना अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी के साथ करता है, कि आरोप लगाया जाता है कि भी ये जादू करता है, टोना करता है या करती है, और उसको कोई भला उसको बता दे कि भाई ये डायन है, इस तरीके का आरोप लगा के, आपने सुना भी होगा कई घटनाएं कि भाई पेड़ से बांध के लोगों, गांव के लोगों ने जला दिए कि बोले डायन थी वो। तो बस वही काम क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति एससी एसटी के अगर खिलाफ करता है तो वो इस धारा के अधीन क्या होगा, अपराध होगा। इसके बाद है जेड सी, इधर देख लेते हैं थोड़ा ऊपर। इसको अपन आराम से लिख रहे हैं तो आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से इसको याद करना है पूरे से, ये चीजें आराम से पढ़ो, इसको याद करो। ये याद कर लिया तो फिर कुछ नहीं है आगे एक्ट में, धारा 3 के बाद कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, प्रोसीजर है नॉर्मल सा, है ना, इसको याद कर लिया तो पूरा एक्ट अच्छा। अब देखिए 3(1) जेड और सी, ये भी है इसमें जेड सी। जेड सी कहता है सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा। ये क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा, तो वो भी जो है इस अधिनियम के तहत क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। अब ये सारे जो अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किए हैं तो अब बात आती है दंड की। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। अब ऐसा व्यक्ति कह रहा हूं, इसका मतलब वही व्यक्ति जो एससी एसटी का नहीं है वही होगा, है ना, तो कॉमन वो लिखने की बात है नहीं। तो जो व्यक्ति एससी एसटी का सदस्य नहीं है और इतने जो अपराध अपने पढ़े हैं इनमें से कोई भी अपराध अगर किसी एससी एसटी के विरुद्ध करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितनी सजा हो सकती है, 6 माह से लेकर 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास,
5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सिंपल है, ये तो याद ही रहेगी सभी को। ये सजा किसके लिए? ऐसे व्यक्ति के लिए जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है। अगर एससी एसटी का तो लागू होती नहीं ना, तो जो कोई व्यक्ति, जो ये सारे अपराध कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं जो एससी एसटी के सदस्य नहीं है। ठीक है, एससी एसटी के खिलाफ कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ही सजा होगी जो एससी एसटी के सदस्य नहीं है। तो कितनी सजा हो सकती है? न्यूनतम 6 माह। तो 6 माह से लेकर जो है 5 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये धारा 3 का पहला हुआ है। अब 3(2) कल देखेंगे। 3(2) अभी 3(1) पढ़ रहे थे, अब 3(2) पढ़ेंगे। ठीक है, 3(2) में पर्टिकुलरली सजाएं हैं अलग अलग ना, उसमें भी लगभग 7 जो है प्रकार, 7 है कि 8 हो गए? 7 ही है शायद। 7 प्रकार है इसमें। इसमें 7 कुल दिए गए हैं, कुल 7 जो है प्रकार है। उसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो टोटल वैसे देखा जाए तो 8 हो जाते हैं, लेकिन काउंटिंग में 7 ही है। तो 7 प्रकार के अपराध इसमें बताए गए, वो भी पढ़ेंगे अपन, है ना। वो कल पढ़ेंगे, वो कल हो जाएगा, और बाकी और भी हो जाएगा, परसों परसों खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा ढंग से, इसको याद करिएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलेंगे मेजर एक्ट की क्लास में। चलिए।